हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इंडियन आईटीआई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछली जो वीडियो थी, हमने जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो नेमी पैटर्न पर आधारित थे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ जो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं वो 20 क्वेश्चंस और लेके आए हैं, जिसे जो भी निमी के आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था उस पर हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इसी के आधार पर हम पार्ट 2 आज इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी इलेक्ट्रिशियन की, सेकेंड ईयर स्टूडेंट की, उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, 20 क्वेश्चंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इससे होगा क्या कि हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए एलडीआर का प्रयोग करते हैं। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्ड रजिस्टर, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। और वीडीआर क्या होता है? वीडीआर की अगर हम फुल फॉर्म बताऊं आपको, तो वीडीआर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि एल की जगह वी वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज। यदि मैं बात करूं एनटीसी की, तो एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो मोबाइल की स्क्रीन पे लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? यदि मैं बात करूं कोड की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा BY126, जो सिलिकॉन को इंगित करता है। अब आपको कैसे पता है कि ये सिलिकॉन है? क्योंकि सबसे पहले आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है इसमें कि ABCR सॉरी, यहाँ पे ए जो होता है वो होता है, यदि आपको कहीं भी ऐसी संख्या दिख जाए वहाँ पे सबसे सर्वप्रथम ए दिख जाए तो वो होता है जर्मेनियम। बी होता है सिलिकॉन, सी होता है गैलियम और सेनाइड, और आर होता है कैडमियम सल्फाइड। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ए जो होता है वो इंगित करता है जर्मेनियम को, बी करता है सिलिकॉन को, सी करता है गैलियम और सेनाइड को, और डी करता है कैडमियम सल्फाइड को। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमको दिख रहा है कि BY126, तो बी सर्वप्रथम दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन को क्या इंगित करेगा? BY126, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, जिसे फिन भी बोलते हैं, क्या है? यदि मैं बात करूं यहाँ पे फिन की रिपल फ्रीक्वेंसी की, तो रिपल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फिन बराबर 2 फिन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? व्हाट इज द एक्टिव कंपोनेंट? तो यदि मैं बात करूं एक्टिव कंपोनेंट की या सक्रिय घटक की, तो सक्रिय घटक होते क्या हैं? सक्रिय घटक वे होते हैं जो ओम के नियम पर कार्य नहीं करते हैं। सक्रिय घटक क्या होंगे कि ओम के नियम पर कार्य नहीं करेंगे, और जो ओम के नियम पर कार्य करेंगे वो होंगे निष्क्रिय घटक। ठीक है, तो हमें सक्रिय घटक पूछा गया, यानी ओम के नियम पर कार्य नहीं करने वाला। तो प्रारंभ करने वाला इंडक्टर ओम के नियम पर कार्य करता है, रजिस्टर ओम के नियम पर कार्य करता है, और संधारित्र ओम के नियम पर कार्य। लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है वो ओम के नियम पर कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? पिछले कुछ
पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि ABCR यानी कि यहाँ पे जो ए जो इंगित करेगा वो जर्मेनियम को करेगा, बी सिलिकॉन को करेगा, सी गैलियम आर्सेनाइड को करेगा और आर कैडमियम सल्फाइड को करेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कैडमियम सल्फाइड को क्या इंगित करेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि जो आर है वो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतीक का नाम क्या है। सबको दिख रहा है कि ये एक गेट है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। जो दिख रहा है आपके सामने वो दिख रहा है y बराबर A.B बार। आप सभी को पता है कि A.B y बराबर A.B होता है एंड गेट। यदि बार में हटा दूँ तो ये होगा एंड गेट। बार जिस पे लगा होता है वो होता है नॉट गेट। तो यदि मैं A.B पर बार लगा दूंगा तो ये एंड प्लस नॉट हो जाएगा नैंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 2 इनपुट नैंड गेट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तीनों गेट होते क्या होते हैं। पहला होता है और गेट। और गेट में होता क्या है बेसिकली, और गेट में बेसिकली होता क्या है कि जो और गेट होता है उसमें होता है y बराबर A+B। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। यदि मैं बात करूँ एंड गेट की या नॉट गेट की, नॉट गेट होता है y बराबर A की बार। ठीक है, और बच गया एंड गेट जो होता है y बराबर A.B। ठीक है, एंड गेट हो गया। और इन तीनों गेटों से फिर आगे गेट बनते रहते हैं, जैसे नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, सॉरी नॉर और नैंड, जो इन यूनिवर्सल गेट भी बोले जाते हैं। एक्स और हो गया। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। निष्क्रिय घटक आप सभी को पता है कि निष्क्रिय घटक जो होता है वो ओम के नियम पर कार्य करता है। यदि हम बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर जो होगा डायक नहीं होगा, ट्रैक या सॉरी डायोड नहीं होगा, ट्रांजिस्टर नहीं होगा, संधारित्र इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों नहीं होंगे, यानी ओम के नियम पर संधारित्र कार्य करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। डिवाइस सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डायक, जो कि राइट आंसर है। सी ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक में जो एक तीसरा इनपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डायक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल बेसिकली सभी को होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है। उस हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा 16 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन की, तो फिल्टर सर्किट, डिस्क्राइज सर्किट और प्रवर्धन सर्किट। यानी यदि हमें आप यहाँ से आउटपुट चाहिए तो हमें इन तीनों को इनपुट देना होगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन जो दोलन सर्किट होता है जिसे ऑसिलर सर्किट भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली यदि हम दोलन सर्किट में, दोलन जो सर्किट होता है उसमें LC परिपथ, इसमें एक एम्पलीफायर जिसे रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं, और उससे सीधा क्या होता है फीडबैक के रूप में फीडबैक होता है और यहाँ से आउटपुट जाती है।
इसमें क्या होता है, दोलन से एम्पलीफायर से इनपुट आउटपुट आती है, इसमें से कुछ अंश फीडबैक के रूप में वापस जो ऑसिलर को दिया जाता है, फिर वापस आउटपुट, फिर इसमें से दोबारा कुछ अंश आउटपुट का इनपुट के रूप में दोलित्र को दिया जाता है। तो इसमें जो बिना इनपुट के आउटपुट प्रदान करने वाली युक्ति होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑसिलर सर्किट। इसका राइट आंसर होगा। लिखने में काफ़ी परेशानी होती है, तो मैं क्या बोलता हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहला जो 11वां जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर, दूसरा ऑप्शन फलन जनक, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और चौथा जो ऑप्शन है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम CRO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये बेसिकली मापता क्या है, वोल्टेज, धारा और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें मापता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑसिलोस्कोप निम्न में से क्या मापता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको आराम से कर देंगे। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का नाम क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, तीसरा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, चौथा जो ऑप्शन है वो है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। पहचाने किससे, सबसे पहले तो दो ट्रांसफार्मर इनपुट और आउटपुट के रूप में लगे हुए हैं और दो ही ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं। तो जो क्लास बी पुश पुल क्लास ए था उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, जिसे क्या थी कि जो एक साइन वेव थी वो हमें हाफ साइन वेव भी प्राप्त होती थी। इसमें क्या होता है कि दो ट्रांजिस्टर लगे होने के कारण हमें जो साइन वेव है वो पूरी प्राप्त होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट साइन वेव प्लस में होती है तो यहाँ पे नेगेटिव में। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, और आशा करता हूँ आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो सीधा फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी अनुनाद यानी कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 अंडर रूट LC, इसका राइट आंसर होगा। वन अपॉन 2 रूट LC एफ फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। पहला जो ऑप्शन है वह 0.2 से 0.3, दूसरा जो ऑप्शन है 0.4 से 0.5, तीसरा 0.6 से 0.7, 0.8 से 0.9। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 0.6 से 0.7 वोल्ट। बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज जो होगी वो 0.6 से 0.7 वोल्टेज होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी, सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान। यानी कि हमें प्रतिरोध का कलर कोड देके उसकी जो क्षमता पूछी गई है। तो प्रतिरोध का कलर कोड निकालने के लिए
जो सूत्र होता है वो होता है जो कलर कोडिंग होती है वो होती है बी रॉय ग्रैंड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, सभी को पता होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो रंग दे रखा है वो लाल, तो 2, फिर दे रखा है बैंगनी वोलवेट 7 यानी 27 हो गया। तीसरा जो दे रखा है वो नारंगी ऑरेंज 10 की पावर 3। और सोना दे रखा है तो उसका हो जाएगा त्रुटि जो हो जाएगी ±5%, यानी हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू 10 की पावर 3 ±5%, तो 27,000 का 5% कितना होता है। तो सबसे पहले आप जब निकालेंगे 5/100 इंटू 27,000 तो आपके पास आएगा 1350, यानी जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से 1350 ज़्यादा और कम, यानी एक बार 1350 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 26,650 सॉरी 25,650, 27,000 में घटाएंगे तो 27,000 में 1350 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28,350, यानी कि जो इसका न्यूनतम मान जो आएगा वो आएगा 25,650 और अधिकतम मैक्सिमम जो मान आएगा वो होगा 28,350, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि सिलिकॉन सामग्री में निरोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कम परमाणु संख्या, दूसरा जो ऑप्शन है वो प्रतिरोध बहुत कम है, तीसरा है डोपिंग प्रतिशत अधिक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा लोअर एटॉमिक नंबर, यानी कम परमाणु संख्या के कारण सिलिकॉन सामग्री में निरोधिका वोल्टेज का इफेक्ट पड़ता है। जबकि हम बात करें जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में क्या होता है, परमाणु संख्या अधिक होने के कारण वोल्टेज का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि बेसिकली बात क्या होता है कि कम परमाणु संख्या के कारण इसका वोल्टेज बहुत कम होता है, यानी इसका राइट आंसर है कम परमाणु संख्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। रिवर्स बायस होती क्या है, जबकि हम पीएन यानी डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या होता है, इसमें रिवर्स बाइसिंग होती है, जिससे के कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होते हैं पॉजिटिव की तरफ, और जो हमारे होल थे वो जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आकर्षित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो विभव प्राचीर थी उसका मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो है दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, ये तो यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि एन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। तीसरा जो ऑप्शन है कि पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है, जिसे हम रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा
फुल वेव रेक्टिफायर का। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिपद है, जो हमारा परिपथ है वो खुला है, यानी इसमें जो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, यानी आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो होगी निर्गत, नो आउटपुट। इसका राइट आंसर होगा ए। डायग्राम देखकर ही यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। यदि हम बात करें यहाँ पे इसके ऑप्शन की, तो पहला जो ऑप्शन है वो है एलसी फिल्टर, दूसरा हो आरसी फिल्टर, तीसरा संधारित्र इनपुट फिल्टर और चौथा श्रेणी प्रयुक्त है। यदि हम यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, तो स्पाइक्स को जो हटाता है वो होता है एलसी फिल्टर, एलसी परिपथ इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण, यानी कि जो आधुनिक में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण सबसे बढ़िया, तो पहला जो ऑप्शन है वो एफ, दूसरा यूजेटी, तीसरा एसिया, चौथा आईजीबीटी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण जो है होता है आईजीबीटी। फुल फॉर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई थी उसका पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल से इंडियन आई क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे इंडियन आई क्लासेस, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं इंडियन आई क्लासेस के नाम से जो है। तो यदि आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगती है, यह यूजफुल साबित हो सकती है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ मिलता हूँ आपको पार्ट 3 जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।